सत्य के साथ। कैंट विधानसभा देहरादून 6 दिन जो हैं वो सब एक जुमले ही हैं। गैस की सब्सिडी ये खा गए। 2000 रुपए पकड़ा है ना, नुकसान हुआ लाखों लाखों रुपए का। कोरोना से कम मरे हैं, महंगाई से ज्यादा मरेगा इंसान, इतना बुरा हाल है। मोदी के अच्छे दिन आ गए, सब कुछ लूट के ले गए और जनता के खराब दिन आ गए। जिसकी सरकार है वही गुनहगार है। कांग्रेस की सरकार जनता बनाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी टीम के साथ। कैंट विधानसभा देहरादून की है, हॉट सीट बन चुकी है। यहाँ से जो विधायक रहे उनका देहांत हो गया, लिहाजा एक बार फिर यहाँ पर कांग्रेस को लग रहा है कि अगर उसने मेहनत की, एकजुटता के साथ आगे बढ़े तो कांग्रेस ये किला जीत सकती है। हम बात करेंगे मैनिफेस्टो कमेटी के, यहाँ पे हमारे साथ कन्वीनर हैं सूर्यकांत धस्माना जी हैं। बीते कई सालों से इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन कांग्रेस जो इस किले को है वो जीत नहीं पाई। इस बार मौका लगता है कि उनको मिल सकता है, क्योंकि एकजुटता सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस में। सर, क्या लग रहा है इस बार इस किले में कांग्रेस का परचम लहराएगा? निश्चित तौर पे न केवल इस किले में बल्कि पूरे प्रदेश में जिस प्रकार का वातावरण है, जिस प्रकार से लोगों का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ा है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कैंट में कांग्रेस का परचम लहराएगा। क्या हरक सिंह रावत ने जो केदार बाबा की शपथ ली कि सरकार कांग्रेस की बनवाएंगे, आप भले एंट्री ना दीजिए, ये इंटरनल मामला है, लेकिन दरवाजा तो खटखटा रहे हैं। शाम हो गई, आज का भी दिन गुजर गया, क्यों नहीं एंट्री दे रहे हैं ऐसे नेता को जो कह रहा है 40+ से सरकार कांग्रेस की वो बनवाने की शपथ खा रहे हैं? कांग्रेस की सरकार न सूर्यकांत धस्माना बनाएंगे, न कोई और बनाएंगे, न कोई बनाएंगे। कांग्रेस की सरकार ये लोग बनाएंगे, कांग्रेस की सरकार जनता बनाएगी। कांग्रेस की सरकार वो किसान बनाएगा जिस किसान ने अपमान सहा, 700 किसानों की शहादत हो गई, वो किसान सरकार बनाएगा। लेकिन अब आप अपमानित कर रहे हैं इतने बड़े कद्दावर नेता को जो आपकी पार्टी में रहे, क्यों नहीं शामिल कर ले रहे हैं? कल आज नहीं कल करना ही है, अपमानित क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये निर्णय सूर्यकांत धस्माना करेंगे नहीं, ये निर्णय तो पार्टी की जो हमारी स्टेट की लीडरशिप है उसकी सहमति से राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, और स्टेट की लीडरशिप और राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करेगा वो हमें स्वीकार होगा। वो किसी को लाएं किसी को न लाएं, पार्टी की लीडरशिप जो फैसला करेगी उस लीडरशिप के फैसले को सारे कार्यकर्ता शिरोधार्य करेंगे। अच्छा, सूर्यकांत धस्माना जी कैंट को लेकर क्या विजन रखते हैं? पिछली बार बहुत नेक टू नेक फाइट थी, इस बार तो चलिए स्वर्गीय हो गए हैं जो विधायक थे, उन पर आप निशाना भी नहीं साध रहे हैं, आपका स्ट्रेटेजी आपने बदली हुई है। इस जनता से क्या अपील करेंगे कि कैंट में इस बार सूर्य का उदय यानी सूर्योदय कब सूर्यकांत धस्माना का कैसे हो? देखिए, हरबंस कपूर साहब हमारे बहुत सीनियर राजकीय राजनेता थे, और हमारे राजनीतिक मतभेद कितने भी रहे हों, हम राजनीति में कितनी भी उनसे लड़ाई लड़ी हो, लेकिन मेरे उनसे व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध थे। वो इस प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से थे। 8 बार लगातार, 4 बार उत्तर प्रदेश में 89, 91, 93, 96, और उसके बाद राज्य बनने के बाद 2002, 7 और 17, 12 और 17, वो 4 बार राज्य बनने के बाद 8 बार विधायक जो व्यक्ति रहा हो, उनके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। उनका राजनीतिक जो विचार था उससे हम कभी सहमत नहीं रहे, कामों का हम विरोध करते थे, कभी वो अगर काम जनता का नहीं कर पाते थे उस बात पर हम उससे लड़ते भी थे, लेकिन मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, और मैं व्यक्तिगत कभी भी राजनीति में आक्षेप नहीं लगाता। लेकिन आज इस पूरे कैंट विधानसभा में परिवर्तन की बयार चल रही है। वो इसलिए चल रही है कि जिस जगह आप खड़े हो, यहाँ पर बरसात में हर साल बाढ़ आती है। आप जनता से पूछो, यहाँ के सवाल पूछो लोगों से, यहाँ पर लगातार छोटी बिंदाल में पिछले कई वर्षों से पूरा जो कैचमेंट एरिया का पानी कोलागढ़ से लेकर के, राजेंद्र नगर से लेकर के, गढ़ी डाकरा से लेकर के, दून स्कूल से लेकर के, सारा पानी वो पूरे जब छोटी बिंदाल में आता है तो यहाँ पर पूरी बाढ़ आती है, लोगों का भारी नुकसान यहाँ पर होता है। मैं इसी पे आ रहा था, ये तो स्मार्ट सिटी है, छोटी सरकारें, नगर निगम भी भाजपा का, विधायक भाजपा का, सरकार भाजपा की, फिर लोगों की ये समस्या जस की तस क्यों? भाजपा को राज करना नहीं आता, भाजपा को काम करना नहीं आता, भाजपा को गवर्नेंस नहीं आती। आप लगाइए पूरे 5 साल हाईकोर्ट जिस प्रकार से लताड़ लगाता रहा इस सरकार को, हाईकोर्ट जिस प्रकार से निर्देश देता रहा, मतलब सड़कों में सफाई का निर्देश भी हाईकोर्ट को देना पड़ा। जानवर जो फालतू घूमते हैं उन जानवरों के बारे में टिप्पणी हाईकोर्ट को करनी पड़ी। राज्य की सरकार को, चाहे शराब की नीति हो, चाहे खनन की नीति हो, चाहे प्रदेश के तमाम सवाल हैं, उसमें हाईकोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। इसका मतलब कि पॉलिसी पैरालिसिस था, यहाँ पर लकवाग्रस्त स्थितियां थी, और लकवाग्रस्त स्थितियां जब होंगी, गवर्नेंस जब नहीं होगी तो जनता परेशान होगी। स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून को बर्बाद करने का काम बीजेपी ने किया, और इसमें सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो इस शहर के मेयर का है। मेयर अध्यक्ष होते हैं उसके। मैं मेयर से आपसे पूछना चाहता हूँ, पलटन बाजार को कितनी बार बर्बाद करोगे? पूरा पलटन बाजार आपने बर्बाद कर दिया।
पूरे शहर के अंदर अगर आप जाएंगे, राजपुर रोड जो सबसे सुंदर रोड हुआ करती थी, उस रोड को आपने चारों तरफ से खोद दिया। आपने डक्ट बनाने के नाम पर शहर में जगह जगह गड्ढे कर दिए। आपने अमृत योजना जल की, उसके बाद सारा शहर खोदा, लेकिन आपने सड़कें बनाने का काम नहीं किया। उन नलों में अभी तक पानी नहीं आया। पूरे शहर के अंदर जो स्थितियां हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर इस शहर को बर्बाद करने का काम किया गया, और उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि पार्षद इनके, मेयर इनका, विधायक इनके, राज्य की सरकार इनकी, दिल्ली की सरकार इनकी। अब भैया बच्चे की जान लोगे क्या? क्या क्या दें इनको? दिल जिगर फाड़ के दे दें क्या? जनता ने सब कुछ तो दे दिया तुमको। उसके बाद भी अगर लोग त्राहिमाम करें, उसके बाद भी अगर लोगों के खून के आंसू निकलें, तो कौन जिम्मेदार है इसका? आखिर में मेरा सवाल, केजरीवाल कुछ फैक्टर बन रहे हैं क्या बीच में? क्योंकि जो उनका वोट बैंक का टारगेट है वो कांग्रेस का है। देखिए, खराब नियत से अगर कोई आएगा तो कभी टारगेट नहीं बना पाएगा। अगर हमको टारगेट बनाने के लिए, अगर बीजेपी को जिताने के लिए कोई कोशिश करेगा, तो मैं समझता हूँ उसका कोई प्रतिफल नहीं निकलेगा। अगर आप 2, 3, 4 साल पहले आते हैं इस राज्य में और कहते हैं भाई बीजेपी की सरकार काम नहीं कर रही, डबल इंजन की सरकार काम नहीं कर रही, मैं यहाँ के लिए संघर्ष करूँगा, मैं यहाँ की सड़कों के लिए, मैं यहाँ के पानी के लिए, मैं यहाँ के नौजवान के लिए, मैं यहाँ के किसान के लिए, मैं यहाँ की मलिन बस्तियों के लोगों के मालिकाना हक के लिए, यहाँ के ऑटो रिक्शा वालों के लिए, यहाँ के विक्रम वालों के लिए, यहाँ के पोल्यूशन के बारे में, पर्वतों की जो पानी और जवानी कहते हैं कि बहती है, उसके लिए संघर्ष करूँगा, तो शायद लोग आपको स्वीकार कर लेते। आप अपने पहले इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम 70 की 70 विधानसभा लड़ेंगे, यानी कि आपका मकसद केवल विधानसभा लड़ने का है। आप जहाँ भी जाते हो, लड़ने के लिए जाते हो। भैया यहाँ लड़ने के लिए नहीं, यहाँ संघर्ष की आवश्यकता है, यहाँ विकास की आवश्यकता है, यहाँ लोगों की समस्याओं के समाधान की आवश्यकता है। उसके लिए अगर आप बात करते तो निश्चित तौर पे लोग आपको स्वीकार करते। लेकिन ये लोकतंत्र है, हम कभी भी किसी के आने का हम आपत्ति नहीं करते। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, ये ग्राउंड जीरो कैंट विधानसभा में हमारे साथ सूर्यकांत धस्माना जी थे। मैनिफेस्टो कमेटी का इनके पास जिम्मा है, लेकिन कैंट से दावेदार भी हैं। अगले सेगमेंट में हम चलते हैं, लोगों से बात करते हैं इस विधानसभा क्षेत्र के कि वो भाजपा और कांग्रेस में किसे 2022 में बेहतर मान रहे हैं। आइए जनता के बीच चलते हैं। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये कैंट विधानसभा के वोटर्स हैं। वो क्या चाहते हैं अपने विधायक से जो रहे हैं, उनका कामकाज कैसा रहा, भावी विधायक 2022 में जो होगा उससे वो क्या उम्मीद रखते हैं, हम बात करते हैं। आप बताइए, जो इस वक्त हम कैंट विधानसभा में हैं, बीते लंबे समय से यहाँ विधायक भाजपा का रहा, नगर निगम विधायक जो भी हैं सब भाजपा के हाथ में है। 2022 की उम्मीदें जो आपकी हैं वो भाजपा से ज़्यादा है या कांग्रेस से? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्योंकि आप जिस विधानसभा में खड़े हैं और जिस क्षेत्र में खड़े हैं, इसको गोविंदगढ़ क्षेत्र कहते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ की बात आपको बता दूँ कि 1965 से यहाँ पर रजिस्ट्रियों के मालिकाना हक का, टीचर्स कॉलोनी के मालिकाना हक की बात 1965 से चली आ रही थी, जो कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जो रहे हैं, बेचारे अब उनका स्वर्गवास हो गया, मैं उनको श्रद्धांजलि भी देना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने लगातार वो 8 बार से विधायक रहे, देहरा खास में भी रहे, देहरादून कैंट में भी रहे, लेकिन कभी उन्होंने टीचर्स कॉलोनी की रजिस्ट्रियाँ या प्रेमनगर के नवीन की जो रजिस्ट्रियों का मुद्दा है मालिकाना हक का, वो कभी नहीं उठाया। वो 2016 में आदरणीय जो हमारे 2017 के प्रत्याशी थे सूर्यकांत धस्माना जी, उन्होंने उठाया और हरीश रावत जी की सरकार ने उसको किया और टीचर्स कॉलोनी के 139 जो परिवार हैं उनको मालिकाना हक भी दिलवाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। तो सबसे बड़ा तो जो मुद्दा था हमारा गोविंदगढ़ का, वो ये हुआ। दूसरा मुद्दा, जब भी बरसात आती है तो यहाँ पर आप देखिएगा, बरसात में आकर के 4-4 फीट पानी होता है और पानी में गाड़ियाँ, घरों के बेड, घरों के फ्रिज, और ये आलम हो जाता है कि लोगों को छत पे चढ़ करके अपनी जान बचानी पड़ती है। तो यहाँ से, क्योंकि अभी तक जो विधायक रहे हैं भाजपा के रहे हैं, तो पूरा दोष उन्हीं का ही है। और उन्होंने पूरी सरकार होने के बावजूद, जिसमें नगर निगम में मेयर भी भाजपा के और पार्षद भी क्षेत्र में भाजपा के, विधायक भी भाजपा के, सांसद भी भाजपा के, मुख्यमंत्री भी भाजपा के, प्रधानमंत्री भी भाजपा के, उसके बावजूद भी इतने सालों से आज तक जो पानी की समस्या का जो निदान है, जो जल भराव होता है, उसकी समस्या का निदान क्षेत्रीय लोग जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया गया। अच्छा, आप बताइए, इस क्षेत्र में जल भराव यानी जो जल भरता है या पानी भरता है, उससे आप लोग क्या दिक्कत होती है? इसमें तो काफ़ी नुकसान हुआ है, बेड भी ख़राब हुए हैं, कपड़े भी ख़राब हुए हैं, बहुत नुकसान हुआ है। तीसरा गुनहगार कौन है? क्योंकि यहाँ तो विधायक लंबे समय से भाजपा के रहे ना। हाँ, तो 2-2 हज़ार रुपये पकड़ा है, नुकसान हुआ लाखों रुपए का, तो नुकसान तो काफ़ी हुआ है। इस क्षेत्र में कैंट की जो समस्या है वो सरकार नहीं सुनती। सरकार ने अब जो है ना बार बार आवे वो आ जाते हैं। हमारे साहब भी तो, इनको भी तो पता है। तो यहाँ तो कोई सुधार हुआ नहीं अभी तक। क्या उम्मीद कर रहे हैं 2022 में? अभी कुछ नहीं कह सकते इस बारे में।
क्या लग क्या रहा है 2022 में क्या होने वाला चुनाव? वोटिंग देनी है आप लोग को 10 तारीख 14 तारीख वोटिंग को? तो जब आएगा टाइम दिखाएगा, जो कहेंगे जो वो होगा। आप बताइए, बस कुछ दिनों बाद वोट देंगे आप लोग, जब वोट देने जाएंगे तो क्या दिमाग में होगा? दिमाग में होगा कि विकास के काम, यहाँ की जो सड़कें जो यहाँ के कांग्रेस के राज में बनी, यहाँ पर इतने इतने कीचड़ में हमारे जो दस्ताना जी हैं कीचड़ में चले रात को, रात 3-3 बजे जब लोग फ़ोन करते हैं, जिस समय फ़ोन करते हैं उनको वो समय वहाँ पे उपलब्ध होते हैं, दुख पे लोगों के दुख में खड़े होते हैं, मरने जीने में सब में खड़े रहते हैं, वो एक तरफा। तो आप लोग जब जानते हैं कि वो दुख सुख में खड़े होते हैं, लेकिन जीत तो पाते नहीं है, जिताते तो आप भाजपा को हैं। नहीं, हम जिताएंगे आपके पूरा उससे जिताएंगे उनको और कांग्रेस के राज में चीनी चावल सब मिला, मट्टी का तेल खा गई गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट जब आई सब कुछ खा गई। हमारे जो इस समय जो दस्ताना जी चाहे वो पद पे हैं नहीं विधायक के, लेकिन उनका काम अधिकारी सुनता है, अधिकारी उनसे घबराता है, हमारे काम को फ्लक्स से करता है। अच्छा ये बताइए, आप लोग को पेंशन वेंशन मिलती है, राशन मिलता है, जितना सरकार कहती है सब मिलता है? मिलता है, ये 5-5 किलो से राशन से क्या होएगा? पेंशन मिलती है 1000 रुपये महीने, और वो 3 महीने। उस कांग्रेस के राज में 10 किलो मिलता था, 10 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल, मट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, सब कुछ मिलता था। और महंगाई सिलेंडर देखो 1000 रुपये का, उनके राज में कभी इतना महंगा नहीं था। दालें देखो, सरसों का तेल देखो कितना महंगा है, सारी चीज़ें महंगाई है। हमें तो विकास चाहिए। जब पानी बरसता है, यहाँ पानी भर जाता है, तो लोगों को घर में कितनी दिक्कत होती है? काफ़ी दिक्कत होती है, लोगों के सामान खराब हो जाते हैं, पलंग बेड सब ऊपर छतों में चढ़ते हैं सारी। आप लोग कभी विधायक जी जो पहले रहे या नगर निगम में जो मेयर गामा जी हैं, उन लोगों तक जाती कभी? नहीं गए नहीं हम, जाके क्या फायदा जब वो सुनते ही नहीं किसी की, सुने तभी तो जाएगा कोई। आप बताइए, जैसे कि महिलाओं को दिक्कत होती होगी जब घर चलाती, महंगाई है बड़ा मुद्दा है इस एरिया में पूरे, जो है या तो साफ सफाई नहीं है, या नालों में जाम होने की समस्या, पानी भरने के बाद घर में पानी की समस्या, समस्याएं ही समस्याएं कैंट में क्यों यही है? समस्याएं हैं, यहाँ पे महंगाई इतनी है, उससे तो दुखी है ही। कोरोना से कम मरे हैं, महंगाई से ज्यादा मरेगा इंसान, इतना बुरा हाल है। कौन गुनहगार है? गुनहगार तो जिसकी सरकार है वही गुनहगार है। लेकिन लोगों ने तो अच्छे दिन के लिए मोदी जी को वोट दिया, यहाँ डबल इंजन के लिए धामी जी को वोट दिया, गामा जी को वोट दिया, सब जगह भाजपा है, फिर तो आप लोग को काम होना चाहिए था ना। अच्छे दिन है ना, इतने अच्छे दिन है कि जब पानी आता है, रात को बरसता है, तो इतने इतने पानी में खड़े रहते हैं, छतों पे चढ़ जाते हैं। इससे अच्छे दिन और क्या होंगे हमारे लिए? अच्छे दिन आ गया और जनता के खराब दिन आ गए। क्या कह रही है? मोदी के अच्छे दिन आ गए, सब कुछ लूट के ले गया, और जनता के खराब दिन आ गए। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि अच्छे दिन यही होते हैं कि लोग सड़क पे आ जाएं, चुनाव जब आए तो नेता आते हैं, और जब वोट लेके चले जाते हैं तो समस्याओं के बीच छोड़ जाते हैं? देखो जी, अच्छे दिन जो हैं वो सब एक जुमले ही हैं। अच्छे दिन हमने तो देखे नहीं हैं। 2014 में जब सरकार बनी, अच्छे दिन मैंने खुद वोट दिया, ऐसा नहीं है मैंने खुद वोट दिया, लेकिन मुझे तो अच्छे दिन कहीं दिखे नहीं। 70 रुपये का सरसों का तेल था, 50-70 रुपये का रिफाइंड था, आज 200 रुपये हो गया। मतलब इतनी तेज़ी से बढ़ोतरी होगी, कैसे हो गई? 2020 में पहला लॉकडाउन। किसके अच्छे दिन आए? हमारे ही आए अच्छे दिन, सरकार के तो आए नहीं, हमारे ही आए, क्योंकि हम महंगा चीज़ ले रहे हैं ना, इस करके हमारे ही आए हैं, हमारी जेब कटी जा रही है। उनके जैसे अंबानी हो गए, अडानी हो गए, इनके अच्छे दिन आए हैं, और साथ में हमारे आए हैं उनके चक्कर में, और क्या है बस। आप बताइए, महंगाई से कितना परेशान है लोग? देखिए, वर्तमान स्थिति में 57 साल विधायक जो चुन के आए हैं, इन्होंने डबल इंजन की सरकार बोल बोल के जनता को इतना आश्वासन दिया है कि यहाँ के कांग्रेस काल में इतना सब कुछ नुकसान हो गया। आज बीजेपी ने चीनी कांग्रेस का शासन काल में मिलती थी, मिट्टी का तेल मिलता था, आज ये 5 किलो राशन दे के लोगों को, जनता को जता रहे हैं कि हमने फ्री का राशन दे रहे हैं, परंतु ये नहीं करे। गैस की सब्सिडी ये खा गए, 250-300 रुपये की सब्सिडी मिलती थी जनता को, गरीब जनता को, वो खा गए, और 50 रुपये का राशन दे रहे हैं, उस पर एहसान जता रहे हैं बीजेपी वाले, और लोगों को कह रहे हैं हमने राशन दिया है। दूसरा, ये कोरोना का जो टीका बोल रहे हैं कि हमने फ्री दिया, इससे पहले ये भूल गए हैं कि आज तक कांग्रेस ने 70 साल में जितने भी टीके दिए हैं सारे फ्री दिए हैं, और ये आज कोरोना का टीका देके जनता को एहसान जता रहे हैं कि हमने तुम पर बताना कितना बड़ा एहसान कर दिया। परंतु इन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर, इतनी कमी हुई, सूर्यकांत धस्माना ने लोगों के घर घर पहुँचाकर ऑक्सीजन के सिलेंडर दिए, और वर्तमान में उन्होंने ऑक्सीजन बैंक खोला है। जो पद्मश्री से सम्मानित अनिल जोशी जी ने, उन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छा कार्य किया है कि एक जो ऑक्सीजन बैंक, प्राइवेट ऑक्सीजन बैंक खोला है कि अपनी तरफ से। मैं कहता हूँ उनका, मैं सूर्यकांत धस्माना जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने जिस स्थिति में
जो पहले लोग ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम बची हुई थी, उन्होंने कहा कि एक मजबूर व्यक्ति, अगर किसी भी व्यक्ति को उन्होंने कहा है पूरी विधानसभा में, बल्कि पूरे देहरादून में किसी को अगर ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, वो हमारे पास आए, हम उसे निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करेंगे। ये हमने भी देखा है, बहुत अच्छा कदम है। दोस्तों, ये कैंट विधानसभा है, यहाँ पर जो आबादी है वो मिश्रित है, यानी कि काम करने वाले लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, इनकी रोजी रोटी काम से चलती है, लिहाजा बेरोजगारी जो बड़ा मुद्दा है कैंट विधानसभा में डिसाइडिंग फैक्टर भी साबित हो सकता है। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं वो इसलिए ज्वलंत हैं क्योंकि नगर निगम वो भाजपा का, स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना है इस सरकार की वो भाजपा की, और मुख्यमंत्री भी भाजपा का। तो देखना ये होगा कि 2022 के लिए जब 14 फरवरी को कैंट विधानसभा के लोग वोट करेंगे तो वो क्या सोचेंगे। क्या ये सोचेंगे कि एक बार फिर भाजपा को मौका दें, या बदलाव की जो बयार इस वक्त दिख रही है, अंडर करंट चल रहा है, उसमें कांग्रेस जीतेगी। लेकिन मुद्दा ये भी है कि कांग्रेस में जो भी दावेदार हो, जो उम्मीदवार हो, उसके पीछे पूरी कांग्रेस खड़ी हो, यानी नेता एक हो, सपोर्ट पूरी पार्टी करे, तो कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ पर बदलाव आपको दिखे। कैमरामैन इमरान और अरशद के साथ आशीष तिवारी को दीजिए इजाजत, इस भरोसे के साथ अगली विधानसभा में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। सत्य के साथ।